Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube English literature channel. Today we are going to discuss about the dialectical views of society. It's very hot today, but I hope you all will be fine. आज हम बात करने वाले हैं डायलेक्टिकल व्यूज़ के बारे में, जो सोसाइटी को लेके मुख्तलिफ राइटर्स के मुख्तलिफ थ्योरीज के हैं. सो इसमें से आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मैक्स वेबर. बाकियों का हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि हेगल का क्या व्यू था, फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स का क्या व्यू था, ठीक है. और जो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं राइटर को वो है मैक्स वेबर को. इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कार्ल मार्क्स और हेगल के दोनों जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है उसको डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. बट आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक आइकन एंड इसके स्टार्ट. सबसे पहले हम डायलेक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी को डिस्कस करते हैं कि डायलेक्टिकल इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, डायलेक्टिकल का क्या मतलब होता है. डायलेक्टिकल का एक्चुअली दो मतलब होते हैं. सबसे पहले इसका एक मतलब होता है डायलॉग्स, ठीक है. सेकंड इसका मतलब होता है डिस्कशन, ठीक है. अब डायलेक्टिकल को हेगल और मैक्स के नज़रिए से दो तरह के नज़रिए हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है जिनकी नज़रिए से देखा जाता है. हेगल कहता है कि डायलेक्टिकल जो है ना वो आइडियाज़ पे बेस करता है, आइडियोलॉजी पे बेस करता है, ठीक है. जबकि मार्क्स क्या कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है कि ये जो डायलेक्टिकल व्यू है ये मटीरियलिज्म पे बेस करता है, मैटर पे बेस करता है, ठीक है. तो इन दोनों के दरमियान बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है. आज भी लोग इनकी थेरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और ज़्यादातर इसमें जो फॉलो की जाने वाली थेरी है वो कार्ल मार्क्स की थेरी है मटीरियलिज्म की. डायलेक्टिकल एक्चुअली होता है चेंज जो सोसाइटी में आ रहा होता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, ठीक है. अब वो तरीका अगर हेगल के हिसाब से देखें तो वो आइडियोलॉजिकल भी हो सकता है, अगर मार्क्स के हिसाब से देखें तो वो मटेरियलिज्म से पे भी बेस कर सकता है, ठीक है. तो दोनों तरह के तरीक़ों पे जो डायलेक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी है वो डिपेंड करता है. अब अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें डायलेक्टिकल की तो डायलेक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी होता है डायलेक्टिकल इज़ अ चेंज दैट ब्रिंग इन द सोसाइटी बाय डिस्कशन आइडियाज़ और मैटर, ठीक है. दोनों को इसमें ले लिया गया है. इसमें हेगल के व्यू को भी ले लिया गया है, इसमें कार्ल मार्क्स के व्यू को भी ले लिया गया है. सो अगर हम इसका टेक्स्ट पढ़ें, the notion that history conforms to dialectical pattern according to which contradictions generated at one level are overcome at the next was incorporated though it radically new form in the theory of social change propounded by Karl Marx. ऐसी थ्योरी, ऐसा डायलेक्टिकल व्यू जिसकी वजह से चेंजेस आती हैं सोसाइटी में, जनरेट होती हैं चेंजेस, जिसको जो एक लेवल पे चेंज अगर आता है ना तो नेक्स्ट लेवल उसको या तो डिनाई कर देता है, ठीक है, या उसमें उसको क्रिटिसाइज़ करके नेगेटिवली उसमें कोई कमी बेशी ला देता है. एक लेवल पे जो आपकी चेंजेस आती हैं तो वो नेक्स्ट लेवल पे फिर से चेंज हो जाती हैं. तो जो भी चेंजेस आती हैं सोसाइटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम, जनरेशन टू जनरेशन, तो क्या होता है उन चेंजेस को डायलेक्टिकल कहते हैं, उन चेंजेस को डायलेक्टिकल बोलते हैं. और ये किसने जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये कार्ल मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया है. एक्चुअली ये इसका ऑनर नहीं है, इसने कॉइंड नहीं की ये टर्म डायलेक्टिकल को, इसने बोरो किया है हेगल से. क्योंकि हेगल कहता है कि जो माशरे में चेंजेस आती हैं ना वो किस वजह से आती हैं, वो चेंजेस आपके आइडियाज़ की वजह से आती हैं. आइडियोलॉजी की बेस पे सोसाइटी चेंज करती है. आपके ट्रेडिशन, आपके कल्चर, आपकी लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग, इवन होल लिटरेचर, जो चेंजेस आती हैं उसमें वो आइडियाज़ की बेस पे होती हैं. लेकिन इसी पे जो बहस की है वो मार्क्स ने की है. कार्ल मार्क्स कहता है कि नहीं,
आइडियाज़ आपको कैसे आ सकते हैं? जब आप किसी चीज़, किसी मैटर, मटेरियल को देखोगे, उसी उसी से तो आपको आइडियाज़ आएंगे, उसी से आप आइडियाज़ बोरो करोगे ना। तो जो आप आइडियाज़ बोरो करते हो वो किस पे बेस करते हैं? मैटर पे। तो पहले मैटर आता है, उसके बाद आइडियाज़ आते हैं। तो ये दोनों में कॉन्फ्लिक्शन चल रही है। अगर हम मज़ीद टेक्स्ट को देखें तो क्या लिखा हुआ है कि कार्ल मार्क्स asserted that all elements of a society's structure depend on its economic structure, कि तमाम की तमाम सोसाइटी है ना वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस करती है, डिपेंड करती है। किस तरह? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कौन सा होता है? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आपके पास मनी आ जाती है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आपके पास सोर्सेज आ जाते हैं, इसमें तमाम मटेरियलिस्टिक चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो सोसाइटी का चेंज है वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि मटेरियलिज्म पे बेस करता है। एडिशनली मार्क्स सा कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी एज अ प्राइमरी मीन ऑफ चेंज। अब प्राइमरी, यहाँ पे वर्ड जो आ गया है प्राइमरी मीन ऑफ चेंज। अब प्राइमरी मीन ऑफ चेंज क्या होता है? अब यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरिस्ट आते हैं जिनका नेम है स्मिल टेलर, ठीक है। स्मिल टेलर ने ये थ्योरी जो हमारे टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, वो टर्म्स कौन कौन सी है? प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। अब प्राइमरी इमेजिनेशन क्या होती है? प्राइमरी इमेजिनेशन ऐसी इमेजिनेशन जो एग्जिस्टिंग चीज़ों को देख के हमारे माइंड में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखेंगे बुक, ठीक है, तो हमारे माइंड में एक स्केच बन जाएगा बुक का, क्योंकि हमने उसको देख लिया है। अगर हम किसी और चीज़ को देखेंगे, हम देखेंगे वाटर, तो माइंड में वाटर का स्केच बन जाएगा क्योंकि हमने उसको देख लिया है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो मैटर को देखने के बाद आपके माइंड में आती हैं, उसको प्राइमरी इमेजिनेशन, प्राइमरी मीन ऑफ चेंज बोलते हैं। इन्होंने भी कार्ल मार्क्स को ही सपोर्ट किया है। इन्होंने भी कहा है कि पहले मैटर आता है, उसके बाद आइडियाज़ आते हैं। अगर आपने बुक ना देखी हो तो आपको कोई मर्जी बुक बोलता है तो आपके माइंड में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने बुक को देखा है तो फिर अगर आपको कोई कहे बुक, तो आपके माइंड में फ़ौरन स्केच बन जाएगा कि हाँ बुक ये होती है। यानी कि पहले एग्जिस्टिंग मटेरियल आपने देखा, फिर उसके बाद आपके पास आइडिया आया। अब सेकेंडरी इमेजिनेशन अगर देखें, सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या होती है? ऐसी इमेजिनेशन जो आपने देखी ना हो, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग ना मटेरियल हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि एक उड़ता हुआ हाथी है। अब आपको पता है कि फ्लाइंग क्या होता है, ठीक है, उड़ना कैसे होता है, और हाथी भी आपने देखा हुआ है। अब दोनों का मिक्सचर करके आप अपने माइंड में स्केच बना लोगे कि उड़ता हुआ हाथी ऐसा होगा। फिर भी क्या बात हुई है कि आपने पहले वो मटेरियल देखा हुआ है, आपको पता है उड़ना किसे कहते हैं, आपको पता है हाथी किसे कहते हैं, और दोनों का मिक्सचर बना के आपने अपने जहन में एक नई थॉट जो है इन्वेंट कर ली है। वो सेकेंडरी इमेजिनेशन कहलाती है, जो एग्जिस्टिंग नहीं होती लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट मटेरियल पे बेस कर रही होती है। अब इकोनॉमिकली वो दो चीज़ों पे बेस करता है सोसाइटी की चेंज को। ये जो इकोनॉमिकली जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, इकोनॉमिकली जो स्ट्रक्चर जिस पे सोसाइटी का चेंज जो है बेस करता है, डिपेंड करता है, वो एक्चुअली दो क्लासेस के दरमियान है। वो चेंजेस दो क्लासेस है उसकी। एक है बॉर्जोई क्लास एंड सेकंड वन इज़ प्रोलिटरेट क्लास। बॉर्जोई क्लास कहते हैं अपर क्लास, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, और दूसरी जो लोअर वर्किंग क्लास होती है ना। तो ये दोनों सोसाइटी जो है ना, ये दोनों पे चेंज डिपेंड करता है। इन दोनों की वजह से सोसाइटी में चेंज आता है। किस तरह चेंज आता है कि पहले एक नॉर्मल लाइफ गुजरी थी, नॉर्मल सोसाइटी थी, फिर क्या हुआ, कैपिटलिज्म आ गया। कैपिटलिज्म की वजह से क्या हुआ कि जो रिच पीपल थे वो रिचेस्ट होते गए, और जो पुअर थे वो पुअरेस्ट होते गए, जिनकी वजह से सोसाइटी में एक ह्यूज चेंज आया। और वो किसकी वजह से आया? वो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर की वजह से तो आया है। इकोनॉमी जिनकी ज़्यादा हुई वो रिचेस्ट हो गए, ठीक है, वो कैपिटलिज्म उनमें आ गया, डोमिनेशन पावर उनके पास आ गई। और जिनके पास इकोनॉमी नहीं थी, ठीक है, वो सोर्सेज, वो लैंड्स, वो सारा कुछ नहीं था, वो क्या हो गए, वो वर्किंग क्लास हो गई, और वो पुअर से पुअरेस्ट होते गए। तो ये चेंजेस अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स है।
अब डायलैक्टिक और डायलैक्टिक्स ऑल्सो नोन एज द डायलैक्टिकल मेथड्स is a discourse between two or more people holding different point of view about a subject but wishes to establish the truth through reasoned argumentation. अब डायलैक्टिक या डायलैक्टिक्स को डायलैक्टिकल मेथड भी कहते हैं। वो मेथड जिसके थ्रू दो जो थेरिस्ट होते हैं या दो बंदे होते हैं, उन दोनों के दरमियान डिस्कशन होती है, उन दोनों के दरमियान क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि दो बंदे आपस में एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। लेकिन उन दोनों का मोटिव क्या है? एक सब्जेक्ट है कि चेंज किस तरह आता है। कार्ल मार्क्स कह रहा है चेंज मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से आता है, और जो हैगल है वो कहते हैं कि चेंज आइडियाज़ की वजह से आ रहा है। दो लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। लेकिन इन दोनों का रीज़न, मोटिव क्या है? रीज़न तलाश करना, ट्रुथ तलाश करना, ठीक है, अपनी आर्ग्यूमेंटेशन की वजह से। जो आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं शायद उसका कोई ऐसा रिज़ल्ट आ जाए जो जिसमें एक बंदा हार जाए और दूसरा जीत जाए, और जो ट्रुथ है वो फाइंड आउट हो जाए। द नोशन दैट हिस्ट्री कन्फर्म्स, अब वही दोबारा डेफिनेशन आ गई है कि कौन सा रीज़न, कौन सा ट्रुथ तलाश करने के लिए, वो रीज़न जिसकी वजह से सोसाइटी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से एक लेवल पर दूसरा लेवल आके ओवरकम कर लेता है उस लेवल को, वो डायलैक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी कहलाता है। अब जो मॉडर्न सोसाइटी है ना, ये रीज़न पे बेस करती है, साइंस पे बेस करती है, ठीक है। तो मॉडर्न सोसाइटी ने कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को, सिंथेसिस को ज़्यादा प्रमोट किया है। किस तरह? अब मैं आपको एक साइकिल के थ्रू समझाती हूँ। सबसे पहले हैगल का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। हैगल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि एक थीसिस है, ठीक है, इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा, थीसिस है, उससे नेक्स्ट एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम बोलते हैं एंटीथीसिस, ठीक है। अब थीसिस क्या होता है? आइडिया नंबर 1 जो आप किसी को बताते हैं। जब आप किसी को अपना आइडिया शेयर करते हैं तो वो उसमें से उसको क्रिटिसाइज़ कर देता है, उसमें से कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे निकाल देता है जो डाउटफुल ही होते हैं, ठीक है। उन पे फिर मुबाहसा शुरू हो जाता है, वो एंटीथीसिस होती है, क्योंकि वो पहले आइडिया के ख़िलाफ़ होती है। फिर उस एंटीथीसिस के नतीजे में एक और थीसिस निकलती है जिसको हम सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये हैगल का पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है। सिंथेसिस भी ऐसा आइडिया नंबर 3 होता है जिसमें भी डाउट्स होते हैं, जिसके डाउट्स को क्लियर करने के लिए फिर क्या होता है, फिर से वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। ये तमाम की तमाम चीज़ें किस पे बेस कर रही हैं? ये तमाम की तमाम चीज़ें आइडिया पे बेस कर रही हैं। आइडिया नंबर 1, आइडिया नंबर 2 एंड आइडिया नंबर 3। अब इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कार्ल मार्क्स ने कि आइडियाज़ तो हैं ही नहीं। सबसे पहले वो कहता है थीसिस में क्या होना चाहिए? थीसिस में सबसे पहले मैटर होना चाहिए, थीसिस मैटर नंबर 1। फिर उसके बाद उस मैटर में अगर ख़राबियाँ निकलती हैं, उस मैटर से कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसमें डाउट है, तो फिर एंटीथीसिस उसकी आनी चाहिए मैटर नंबर 2, ठीक है। एंटीथीसिस आ गई। उस एंटीथीसिस का रिज़ल्ट दोनों में, अब थीसिस वाले में और एंटीथीसिस वाले में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इनके नतीजे में कोई एक बंदा जीतेगा, एक बंदा हारेगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कहलाएगा सिंथेसिस, यानी कि मैटर नंबर 3। अब मैटर नंबर 3 भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो भी तो गलत हो सकता है। उस गलत को फिर जब डिस्कस किया जाएगा फिर से वो साइकिल हो जाएगा। लेकिन डिफरेंस इसमें ये है कि इसका मैटर बेस है और उसका आइडियाज़ बेस कॉन्सेप्ट है सारा, ओके। अब यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दी गई है। यहाँ पे बता दिया गया है डायलैक्टिक्स कंसीडर ऑल फिनोमिना एज बीइंग इन मूवमेंट इन प्रोसेस ऑफ परपेचुअल चेंज। ऐसा फिनोमिना है जिसमें विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज आता रहता है। वो मटेरियल बेस भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, अगर मॉडर्न सोसाइटी उस पर बिलीव करती है, क्योंकि वो साइंटिफिक बिलीव है,
ठीक है। और हेगल से पूछा गया कि आपके थीसिस एंटीथीसिस फिर सिंथेसिस चलते रहते हैं, तो एंड पे जवाब का रिजल्ट कहाँ पे आता है जहाँ पे से हमें ट्रुथ जो है वो मिल सके। तो हेगल ने कहा था कि जो एंड होता है ना वो गॉड पे होता है, यानी कि वो बिलीफ रखने वाला बंदा था। और साइंस भी इनको नहीं मानती, साइंस प्रूफ को मानती है, साइंस आइडियाज़ को नहीं मानती। और डेट्स वाई वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो था वो एथिस्ट था, ठीक है, वो बिलीफ नहीं रखता था किसी गॉड पे। और वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हर प्रूफ के पीछे कोई रीज़न होता है, कोई कॉज होती है, और वो ट्रुथ, वो फैक्ट जो है वो पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए ताकि पूरी दुनिया उससे सेटिस्फाइड हो, उसको एक्सेप्ट करे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो डायलैक्टिकल व्यूज़ हैं ये डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी में आते हैं, ठीक है। द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर टुक प्लेस थ्रू अ रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक चीज़ एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, किसके ज़रिए? रेवोल्यूशनरी से। अब कैसे हुआ कि पहले नॉर्मल लाइफ चल रही थी, फिर कैपिटलिज्म आ गया, कम्युनिज्म आ गया, फिर अपर क्लास आ गई, वर्किंग क्लास आ गई। अब वर्किंग क्लास ने भी अपर क्लास से अगेंस्ट आवाज़ उठाना शुरू हुई, तो रेवोल्यूशनरी आ गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रांजिशन होना शुरू हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया, सोसाइटी में चेंज आने लगा, ठीक है। विद हैज़ प्रीसीडेड बाय इंक्रीज डिटरेशन ऑफ सोसाइटी एंड इंटेंसिफाइड क्लास स्ट्रगल, जो कि क्लास की स्ट्रगल की वजह से आता है। आया कि वो अपर क्लास है जिसने स्ट्रगल की है और पावर और डोमिनेशन हासिल कर लिया है, या तो वो लोअर क्लास है जिसने स्ट्रगल की है और वो पावर, वो डोमिनेशन जो उनका राइट थी, जो उनसे स्नैच कर ली गई थी, उन्होंने अपनी स्ट्रगल की वजह से वापस ले ली, ठीक है। क्लास स्ट्रगल की वजह से ही चेंज आता है सोसाइटी में। द फंडामेंटल assumption of society dialectical theories that all relationship, friendship, romantic relationship interwoven with multiple contradiction। अब कार्ल मार्क्स कहता है सोसाइटी में जो चेंज आता है ना वो रिलेशनशिप्स की वजह से आता है। वो रिलेशनशिप फ्रेंडशिप हो सकता है, रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। किस तरह कि अपर क्लास की लोअर क्लास के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है, अपर क्लास के लोअर क्लास के साथ वेडिंग मतलब वेडिंग एनिवर्सरी वो रख लें, सेरेमनी रख लें, ठीक है, उनकी शादियां हो जाएं, या उसके बाद फ्रेंडली रिलेशनशिप उनकी फैमिलीज़ आगे ग्रो करती हैं। यानी कि क्या होता है कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं शादी जब हो जाती है तो वो लोअर क्लास की आदि जो है वो लोअर क्लास से गिनी जाती है, और उनके जो बैक यानी कि किसी के सास ससुर अमीर मतलब अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, और दूसरे लड़के वाले के जो मतलब हैं माँ बाप वो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। इट्स मीन क्लास डिवीजन हो गई। जब उन्होंने आपस में रिश्ता किया तो क्या हो गया? बिल्डअप हो गया रिलेशन उन दोनों के दरमियान में। तो वही कहता है कि ये जो चेंज आता है सोसाइटी में, ये फैमिलीज़, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, हर तरह के रिलेशनशिप की वजह से सोसाइटी में चेंज आता है। जब आप रिलेशनशिप ही नहीं रखेंगे, एहसास, फीलिंग, इमोशन इसमें अटैच नहीं होंगी, तब तक सोसाइटी में चेंज नहीं आ सकता। क्योंकि जब आप किसी के लिए इमोशंस रखते हो तभी आप उसके लिए कुछ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी बला से वो ज़िंदा रहे या मर जाए। फिर क्या होता है? डायलैक्टिकल फिलॉसफी इटसेल्फ इज़ नथिंग मोर दैन द मेयर रिफ्लेक्शन ऑफ दिस प्रोसेस इन थिंकिंग ब्रेन। अब ये क्या है? ये कहता है, ये डेफिनेशन दी है, किसने दी है? हेगल ने। वो कहते हैं कि डायलैक्टिकल जो फिलॉसफी है ना वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्शन है उन प्रोसेस का जो आप माइंड में थिंकिंग रखते हो, आइडियोलॉजी का प्रोसेस है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। Thus, according to Marx, dialectical is posit। अब ये किसके हवाले से थी? ये हेगल ने दी थी। अब कार्ल मार्क्स से कहता है डायलैक्टिक्स इज द साइंस ऑफ द जर्नल लॉ ऑफ मोशन बोथ ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड ह्यूमन थॉट। वो कहता है कि मैं आपको रिजेक्ट नहीं करता, ठीक है, वो फुली उनको डिनाई नहीं करता, वो हेगल ने जो प्रोसेस दिया था, क्योंकि हेगल के प्रोसेस से तो इसको आइडियाज़ आए थे। अब वो कहता है कि मैं आपको डिनाई नहीं करता, लेकिन जो चेंजेस आता है ना, डायलैक्टिक्स क्या होती हैं, जो आपकी सोसाइटी में चेंज आ रहा होता है साइंस की वजह से, लॉज की वजह से, जिसमें एक्सटर्नल वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी होती हैं और ह्यूमन थॉट्स भी। क्योंकि
अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स मटेरियलिस्टिक चीज़ें पहले आती हैं, मैटर पहले आता है, उसको देख के बाद में आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मार्क्सिज्म एंड द मार्क्सिज्म posits that the struggle between social classes, specifically between the bourgeois and capitalist and the proletariat or workers, define economic relationship in a capitalist economy and will inevitably lead to revolutionary communism। कहते हैं जो सोशल क्लास है, वही बात हो रही है, वर्किंग क्लास, सोशल क्लास, ये क्या कहती हैं, इनकी वजह से सोसाइटी में चेंज आता है, इनकी वजह से रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट होती है, कैपिटलिज्म से मुआशरा सोसाइटी कम्युनिज्म की तरफ आना शुरू हो जाती है। डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म अब क्या है, जब हेगल और कार्ल मार्क्स की थेरीज को मिक्सअप कर दिया जाता है तो डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म बच जाता है। इसमें क्या होता है, आइडियाज़ प्लस मटीरियलिज्म, a philosophical approach, the reality derived from the writing of Karl Marx and Friedrich Engels। ये दो जो हैं थेरिस्ट हैं जिन्होंने इस पे काम किया, डायलैक्टिकल फिलॉसफी पे। फॉर मार्क्स एंड एंगल मटेरियलिज्म मेंट दैट मटेरियल वर्ल्ड, जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको, यानी कि जैसे आपके बिलीव्स हो गए, आपके सराउंडिंग की चीज़ें हो गई, फिर आपकी फ्रीडम, कम्युनिज्म, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं, जिसकी वजह से मॉइस्चर चेंज हो रहा है, ठीक है, जो मटीरियलिस्टिक है, मटीरियल वर्ल्ड से बिलोंग करती हैं, और उनको देख सकते हैं आप लोग, उस चेंज को वाज़िया तौर पे देख सकते हैं, ना कि आप दिमाग में आइडियाज़ नहीं है, लोगों के दिमाग को पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो उस मुआशरे में चल रहा होता है उसको तो आप देख सकते हैं ना। तो ये वो है ऑब्जेक्टिव रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड, जो कि माइंड पे डिपेंड नहीं करती, जो आप देखते हैं वही आप ऑब्जर्व करते हैं। और स्पिरिट explain because Marxist dialectical materialism provide the most comprehensive theoretical tools that can explain the real nature of social change as well as offer the possible way out of contemporary problem play। अच्छा, इसमें क्या होता है, कहते हैं कि जो कार्ल मार्क्स की डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म है ना, वो आपको सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करती, आपके आइडियाज़ जो हैं आपको ये नहीं बता सकती। जैसे हेगल कहता है कि इस मुआशरे में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, मुझे ये होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये क्या कहते हैं कि आपके मुआशरे में जो हो रहा है वो आपको नज़र आता है, लेकिन आपने उसका मतलब रिजनेबल उसको सोल्यूशन भी देना है, उनको सोल्यूशन भी देना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कर देना चाहिए। यही क्रिटिकल थ्योरी का काम है। हेगल की थ्योरी ट्रेडिशनल थ्योरी है जो आइडिया बेस है, लेकिन जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है वो क्रिटिकल थ्योरी बेस है, क्योंकि वो उसको अजम्पशंस देता है, वो उनको आइडियाज़ के साथ साथ ऐसे सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है जिससे सोसाइटी जो है वो रेवोल्यूशनरी की तरफ जा सकती है। अब मॉडर्न कम्युनिज्म इज बेस्ड ऑन हैज़ हैड effect of academia influencing it and most modern socialist theories derive from it। अब बहुत ज़्यादा सोशल थेरीज, मॉडर्न सोसाइटी, अब वो एकेडमिक लेवल पे जो काम हो रहा है वो पूरे का पूरा कार्ल मार्क्स की थेरी भी होता है, क्योंकि ये प्रूफ देती है, प्रूफ साइंस में होता है, और मॉडर्न सोसाइटी साइंस पे बिलीव रखती है, ना कि ज़्यादा आइडिया बेस लॉजिक्स पे। आइडियाज़ पे तो लॉजिक ही नहीं होते, ठीक है, ये लॉजिक्स पे काम, रीज़न पे काम करती हैं, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ रीज़न, रेवोल्यूशनरी एज। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन था अभी तक, ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा वो इंट्रोडक्शन था कि डायलैक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी क्या था और इनमें हेगल और मार्क्स का क्या काम था। अब हम वेबर के बारे में पढ़ते हैं। मार्क्स वेबर सोशल एक्शन थ्योरी, सोसाइटी में इनका क्या रोल था। मैक्स वेबर, इनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, वाज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होता है, जो सोसाइटी से बिलोंग इश्यूज़ पे बात करता है, उसके सोल्यूशन देता है, उसको एक्सप्लेन करता है, अंडरस्टैंड करके उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो सोसाइटी का एक मतलब सोशल रिसर्चर होता है। Weber saw the both structure and action approach as a necessary to developing a full understanding of society and social change। अब वो कहता है कि सोसाइटी में चेंज कैसे आ सकता है जब आप दोनों तरीक़ों से स्ट्रक्चर एक्शन अप्रोच को भी देखें
और स्ट्रक्चरल अप्रोच को भी देखें, एक मॉइस्चर को स्ट्रक्चर सीक्वेंस में लेके आएँ और उसमें फिर उनके एक्शंस को देखें, उन एक्शंस को समझें, क्योंकि वही एक्शन जो है चेंजेस डेवलप कर रहे होते हैं किस में, सोसाइटी में। उसको समझने से ही सोसाइटी में चेंज आ सकता है। अब मैक्स वेबर ने ना 3 की पॉइंट्स दिए हैं सोसाइटी को समझने के लिए। फर्स्टली वो आर्ग्यू करता है वर्स्टेहन एंड एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग इन is crucial to understanding human action and social change, a point which emphasized in his classical study to the Protestant ethic and spirit of capitalism। ये इसकी बुक का नाम है, ठीक है। अब वो क्या करता है, सबसे पहले वो कहता है कि आपको अपनी सोसाइटी को समझना होगा। इसका मतलब होता है समझना। फिर जब आप समझ लेंगे उसके साथ हमदर्दी शो करवाएं, क्योंकि अब जब आप किस चीज़ को समझते हैं कि अच्छा ये इस हिसाब से काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि एक बंदा है वो लकड़ी काट रहा है, उसको आपने देखा है और आप देख रहे हैं कि वो लकड़ी काट रहा है, सही है, ये हो गई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब आपको पता नहीं है कि वो लकड़ी क्यों काट रहा है। अब जब आप उसके साथ पास जाएंगे, आप उसको कहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। फिर आप जब उसको उसके लिए सिंपैथी शो करवाएंगे तो आपको सारा कुछ बता देगा कि मैं इसलिए लकड़ी काट रहा हूँ कि मैं गुस्से में हूँ, ये इसलिए लकड़ी काट रहा हूँ कि मैं जंगल को साफ़ करना चाहता हूँ, या मैं इसलिए लकड़ी काट रहा हूँ कि उसने वुडन फाइट जलानी है, या बहुत सारा रीज़न आपको बता देगा। जो भी रीज़न होगा ना वो आपके सामने रख देगा। कब? जब आप उसको समझेंगे अपनी सोसाइटी को और उससे सिंपैथी शो करवाएंगे तो पूरी सोसाइटी आपसे फ्रेंडली बिहेव करने लग जाएगी और आपको तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप पे वादे हो जाएंगे। सेकंड की पॉइंट उसने क्या दिया है, he believed we could make generalization about the basic type of motivation for human action। there are 4 basic type। ये भी इसका वर्क है। इस वर्क में वो क्या कहता है कि सेकेंडली वो उसका बिलीफ ये है, वो कहता है कि आपको अपनी सोसाइटी में जनरलाइजेशन डेवलप करनी चाहिए। हर आदमी से आप आसान तरीके से जो है कॉन्टेक्ट कर सकें, जनरली उसके साथ बात कर सकें, बॉन्डिंग बढ़ाएं अपनी सोसाइटी में। फिर क्या होगा, आप मोटिवेट कर सकेंगे ह्यूमन एक्शंस को। आप उसको अप्रिशिएट जब करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो आपकी सोसाइटी में चेंज डेवलप होगा। तो इसलिए आपको फ्रेंडली बिहेव रखना होगा अपनी सोसाइटी के साथ। थर्डली ही स्टिल आर्ग्यू दैट स्ट्रक्चर शेप ह्यूमन एक्शन। वो कहता है कि अपनी सोसाइटी के जो ह्यूमन्स हैं, पीपल्स हैं, उनको एक स्ट्रक्चर्ड बेस जो है एक सीक्वेंस रखना चाहिए। उसको एक अपनी सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर दे दें, स्ट्रक्चर फॉर्म में ले आएँ। क्या होगा उससे, बिकॉज सर्टेन सोसाइटी और ग्रुप्स इंकरेज सर्टेन जनरल टाइप ऑफ मोटिवेशन। जब आप सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर में ले आएंगे तो आप उसको इजीली मोटिवेट कर सकेंगे, सोसाइटी को इनकरेज कर सकेंगे, ठीक है। वो ये किस में कहते हैं, बट विद इन दीज जनरल टाइप देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन पॉसिबल्स। ये इसका वर्क है। अब द फाइनल पॉइंट वो डिस्कस करता है बाय अ कोट फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये इसका वर्क है। इस साथ साथ मैं आपको वर्क्स बता रही हूँ ताकि आप याद रखें, जो कि पब्लिश हुआ 1920 को, जिसमें वो कहता है सोशियोलॉजी, यहाँ पे वो अपने सोशियोलॉजी के फादर होने का प्रूफ दे रहा है। कहते हैं सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस। ये भी कार्ल मार्क्स की थ्योरी को ज़्यादा प्रेफर करता है। अब इसका असम्पशन क्या है कि सोशियोलॉजी एक साइंस है जो कंसर्न करती है अपनी सोसाइटी के साथ और उसके सोसाइटी में होने वाले सोशल एक्शंस को समझती है और उससे ही बिलोंग करती है, एंड देयर बाय विद अ कैजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। उसको समझने के बाद उसको एक्सप्लेन करती है और साथ में उसके नताइज भी बताती है, रिजल्ट्स भी एक्सप्लेन करती है, ठीक है। अब सोशल एक्शन एंड विद वर्स्टेहन, ये उसका जो वर्क है ना, उसमें बताता है कि वेबर इसमें आर्ग्यू करता है कि बिफोर द कॉज ऑफ एन एक्शन कुड बी असर्टेन्ड यू हैड अंडरस्टैंड। एक्शन जानने से पहले आपको उस एक्शन का मीनिंग जानना लाजमी है। एक्शन को जानने से पहले कि जो वो काम कर रहा है ना, इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, उसका मीनिंग क्या है,
उसको आपको जानना पड़ेगा। ही डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन टू टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे दो टाइप्स के अंडरस्टैंडिंग को देता है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी, एक बंदा चॉप कर रहा है वुड को। अब अगर आप उसको समझेंगे, ठीक है, पहले उसको समझेंगे तो वो क्या होगा, वो आपको स्माइल पास करेगा या आपसे आप ट्रस्ट बिल्डअप कर लेंगे। फिर जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आप उसको कहेंगे, सिंपैथी शो करवाएंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा जो स्टाइल है वुडिंग चॉप करने का वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, तुम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। यानी कि आप उसका ट्रस्ट सब बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हो, उसके साथ बिल्डअप कर रहे हो कि अब वो आपको फिर उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर देगा। ठीक है, आप सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशंस और लैंग्वेज के मतलब उसकी वजह से जानोगे, लेकिन आप उसके आइडियाज़ को नहीं जान सकते। सिर्फ उसके एक्सप्रेशंस को जान सकते हो, देख सकते हो कि हाँ ये हैप्पी है या नहीं, लेकिन माइंड में क्या सोच रहा है नहीं, माइंड में वो किस हिसाब से वुडिंग चॉप कर रहा है ये आपको नहीं पता। उसके माइंड तक जाने के लिए आपको उसके साथ सिंपैथी शो करवानी पड़ेगी। फिर वो आपको बता देगा कि वो सोसाइटी जो है ये काम क्यों कर रही है, सोसाइटी में ये चेंज कैसे क्यों आ रहा है और इसमें कौन कौन से फॉल्ट पाए जाते हैं और इनका सल्यूशन वो मांग रही है, वो सोसाइटी क्या चाहती है, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, अब इसका वर्क है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि इस फ्रेमवर्क में वो बात करता है कि ए सेट ऑफ रिलीजियस आइडियाज़ वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमर्ज। अब वो कहते हैं कि नॉर्दर्न यूरोपियन में 16th-17th सेंचुरी में जो कैपिटलिज्म डेवलप हुआ उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह आइडियाज़ थे, उसकी वजह रिलीजियस बिलीफ थे। जो उनका रीजन था वो भटक चुके थे अपने रिलीजियस से, वो कहते हैं कि उसकी वजह से कैपिटलिज्म डेवलप हुई थी। क्योंकि जब आप अपनी मंजिल से या जो आपका पॉइंट है उससे आप भटक जाते हो, इधर उधर हो जाते हो, तो क्या होता है, लोग आपको और भटकाना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं हाँ आप हमारी तरफ आओ, हम ऐसे करेंगे, आपको लालच देते हैं और उसी लालच में फंस के कैपिटलिज्म, डोमिनेशन, पावर वो उन्होंने दूसरों के हाथों में दे दी। अब वेबर आर्ग्यू करता है वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज आइडियाज़, वो आइडियाज़ जिनकी वजह से कैपिटलिज्म ईजाद हुआ, कैपिटलिज्म इन्वेंट हुआ, उनको समझने की ज़रूरत है ताकि हम आने वाले वक्त में उन सब चीज़ों से बच सकें। ठीक है, अब ये आर्ग्यू, ये प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसमें बताता है कि उन एथिक्स और स्पिरिट जो कैपिटलिज्म जिसकी वजह से हुआ है उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करो, ताकि उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो, फिर एक्सप्लेन करो, उसका सल्यूशन फाइंड आउट करो, ताकि आने वाले जो आपकी एज है उसमें आपको मुख्तलिफ जो है मुश्किलात ना उठानी पड़े। यहाँ पे ना इसका वर्क है एक वेबर्स 4 टाइप ऑफ एक्शन, इसमें 4 तरह के एक्शन एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब इसमें कहता है कि हमें Max Weber didn't just believe that individuals shape societies encourage certain type of motive and action. अब वो कहते हैं कि religion of Calvinism encouraged people to save money which eventually led the capitalism. अब वो कहते हैं यहाँ पे कैपिटलिज्म के बारे में बताता है कि वो 4 एक्शन जिसकी वजह से कैपिटलिज्म ईजाद हुआ है, कैपिटलिज्म सोसाइटी में क्रिएट हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जिससे लोग जो है ना, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो लोगों से पैसा लेती है और उनका पैसा खुद सेव कर लेती है। सबसे पहले वो बताता है नो सोशल एक्शन इज प्योरली जस्ट वन ऑफ द 4 टाइप्स। ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, ये फर्स्ट टाइप बताता है एक्शन कंट्रोल्ड बाय ट्रेडिशन द वे इट हैज़ ऑलवेज बीन डन। ऐसे ट्रेडिशन होते हैं कि आपकी रिवायत होती हैं, ठीक है, वो आपको फॉलो करनी होती हैं जो भी हो जाए। ठीक है, तो उन रिवायत को फॉलो करते हुए आप उनको ही फॉलो करते रहते हैं, लेकिन जो सिचुएशन बनी होती है, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम सिचुएशन चेंज भी तो होती है। ये तो नहीं होता ना कि लास्ट में जो रिवायात थी वो इस ज़माने में भी चलें, वैसे ही चलें जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स चलाते थे। लेकिन अब की जो मॉडर्न एज है वो चेंज हो गई है। लेकिन अगर अब आप अपने माइंड को जो है वो इग्नोर कर दें, माइंड जो कैरेक्टर्स को डिनाइट कर दें, सिर्फ ट्रेडिशन को फॉलो करें, तो आप उसकी वजह से भी कैपिटलिज्म ईजाद हो जाए। क्योंकि कैपिटलिज्म
किसका खेल है? पावर और डोमिनेशन। पावर और डोमिनेशन कैसे आती है? कॉन्शियसनेस की वजह से। जब आप किसी चीज़ के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं ना, तो तब वो चीज़ आप हासिल करते हैं। फर्स्ट हो गया कि ट्रेडिशन की वजह से कैपिटलिज्म में ज़्यादा। सेकेंड, इफेक्टिव सोशल एक्शन, वो एक्शन जो आप जिसकी वजह से आपके दिलों में इमोशंस जागें, फीलिंग्स जागें और आप मतलब इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया जाए आपको, जिसमें आप दिल का इस्तेमाल करें, दिमाग का इस्तेमाल ना करें, उसकी वजह से भी कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म सारा खेल ही माइंड का है। थर्ड, वैल्यू रैशनल सोशल एक्शन दैट आर डिटरमाइंड बाय कॉन्शियस बिलीफ इन द इनहेरेंट वैल्यू ऑफ टाइप ऑफ बिहेवियर, वो चीज़ें जो आप अडॉप्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से, उनके बिहेवियर से, ठीक है, आपको लगता है वो ज़्यादा समझदार है, हमें भी वही करना चाहिए। अगर आपका फादर कह रहा है कि ऐसा नहीं करना, जो पॉप मांग रहा है उसको दे दो, ठीक है, आप कहेंगे फादर की रैशनल थॉट है, अपने माइंड में शायद आपको कुछ और चल रहा हो, और शायद सही चल रहा हो कि अगर पॉप को देंगे तो पॉप शायद गलत यूज़ करे या पॉप हमें भटका रहा है, लेकिन आप उनकी रैशनल थॉट्स को समझते हैं, अपनी सोसाइटी के रैशनल सोचते हैं कि उनकी थॉट्स रैशनल हैं और उसी को फॉलो करते हैं ना, तब भी आप कैपिटलिज्म का शिकार हो जाते हैं। फोर्थ है इंस्ट्रूमेंटल रैशनल सोशल एक्शन दैट आर कैरिड आउट टू अचीव द सर्टेन गोल, यू डोंट समथिंग बिकॉज इट लीड टू अ रिजल्ट। ऐसे एक्शन जो किसी गोल को अचीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आप कुछ करते हैं ताकि आप रिज़ल्ट तक पहुंच सकें, ठीक है, आपको सिर्फ अपना ही पता होता है कि आपको रिज़ल्ट तक पहुंचना है, ठीक है, जिसकी वजह से भी कैपिटलिज्म में ज़्यादा, क्योंकि आप बाकी दुनिया से मतलब क्या होते हो, उनसे कट ऑफ हो जाते हो, आपको सिर्फ अपने एक्शंस पे फोकस करना होता है। आप क्यों? क्योंकि आपको रिज़ल्ट तक पहुंचना होता है जो आप रिसर्च कर रहे हो, जिसकी वजह से आप इग्नोर कर देते हो सोसाइटी को। ये उस बंदे के लिए बात हो रही है जो कि सोसाइटी का एक अहम लीडर है, और अहम लीडर जो है वो सिर्फ अपने रिज़ल्ट की फ़िक्र कर रहा है कि मेरा नतीजा क्या निकलेगा, सोसाइटी की फ़िक्र नहीं कर रहा। उसके वजह से भी कैपिटलिज्म, जैसे कि अब नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ नून लीग वाले हैं, इनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, ठीक है, कि हमने अमेरिका से किस तरह बचना है, अमेरिका में जो हमारे लंदन में फ्लैट हैं उनको हमने किस तरह बचाना है, सिर्फ अपने रिजल्ट्स की फ़िक्र कर रहे हैं, और सोसाइटी को इन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया। अब सोसाइटी के साथ अमेरिका जो मर्जी करे, तो क्या है, उसकी वजह से भी कैपिटलिज्म ईजाद होता है, ठीक है, समझ आ गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं। अब हमने इसके आइडियाज़ पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, ये थोड़ी सी बात है ये वाली, अच्छा इसमें को मैं पढ़ देती हूँ। The illustration these different type of action consider something going to school in term of these four ideal types. Traditionally one may attend college because her grandparents, वही बात, ट्रेडिशनली हम वो स्कूल या पेरेंट्स जो है कॉलेज इसलिए अटेंड करते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स, आंट्स, अंकल वहाँ से होके मतलब पढ़ के गए हुए हैं, इस वजह से हम उन्हीं कॉलेजेस को कर लेते हैं। और साथ में हम ये भी कह देते हैं कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने उनको नहीं पढ़ाया, ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। सेकंड, अब वो बात करता है when relating to effective one may go to school just because they enjoying learning। अब एक बंदा स्कूल जा रहा है तो क्योंकि वो इंजॉय कर रहे हैं लर्निंग को, दे लव गोइंग टू कॉलेज वेदर और नॉट इट विल मेक देम ब्रोक। अब एक बंदा है जो लर्निंग के लिए कॉलेज जाता है और दूसरा बंदा आ जाता है जो वैसे ही कॉलेज जाता है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता को जाए या ना जाए, उसकी इमोशंस उसके साथ अटैच ही नहीं है, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस पे फ़र्क पड़ेगा और वो टूट जाएंगे, जिसकी वजह से भी आप कैपिटलिज्म का, क्योंकि डोमिनेशन पावर किसी और के पास चले जाएंगे, आप तो टूट जाएंगे, आप तो वो हासिल ही नहीं कर सके जो आप करने जा रहे थे कॉलेज स्कूल से, तो इससे भी कैपिटलिज्म ईजाद होता है, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं। अब एवोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि मैक्स वेबर की सोशल एक्शन को क्रिटिसाइज़ किस तरह किया हुआ है, सोसाइटी से किस तरह ये नेगेटिव वे में भी होती है। पॉजिटिव रिकॉग्नाइज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल मीनिंग टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी चेंज। ये मार्क्सिज्म ये कहती है
सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि चेंज किस तरह सोसाइटी में आता है। मार्क्सिज्म की तरह नहीं ये बात करती। द आइडिया दैट इंडिविजुअल मोटिव कैन लीड टू ह्यूज स्ट्रक्चरल लेवल चेंज सच एज इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म स्पेशली इंटरेस्टिंग। अब ये कहती है कैपिटलिज्म किस तरह आज़ाद होती है, इस पे फोकस करना चाहिए। नेगेटिवली ये क्या बात करती है, स्टिल टू मच फोकस ऑन सोसाइटी शेपिंग द इंडिविजुअल। सबसे ज़्यादा बात करती है सोसाइटी को शेप दी जाए, स्ट्रक्चर, बार बार उसे स्ट्रक्चर पे जो है फोकस किया है कि सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाया जाए। सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल हैज़ मोर फ्रीडम टू शेप देयर आइडेंटिटीज। अब देयर might be more types of motivation than just 4 types। अब वो कहते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर पे बेस अगर किया जाए सोसाइटी को तो ये हो ही नहीं सकता कि सोसाइटी की स्ट्रक्चर फॉर्म में आ सके। आपको कोई और तरीके भी इस्तेमाल करने चाहिए इन 4 टाइप्स की, जो 4 उसने आपको सोसाइटी में चेंज लाने के तरीके बताए ना, वो कहते हैं इससे हट के भी आप सोसाइटी को किस तरह स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं ला सकते, तो आप कोई और तरीके भी इस्तेमाल करें ताकि सोसाइटी में ये डेवलप जो चेंजेस आ रही हैं उनको देखा जा सके, उसको एक्सप्लेन किया जा सके, उनके बिहाइंड रीजन बताया जा सके। His theory of emergence of capitalism has been criticized as there is evidence of some form of capitalism existing before Protestantism। यही हमारी आज की वीडियो थी। आई होप यू ऑल गाइज enjoyed it। दुआ में याद रखिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं, कमेंट करें और मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर आंसर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसकी वीडियो के साथ, हेगल और कार्ल मार्क्स की वीडियो के साथ, उनके डायलैक्टिकल व्यू ऑफ सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।